Okay, good afternoon. आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून सर। चलो तो आज हम देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन कैसे देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि हमने देखे थे, फॉर लूप, इफ एल्स लूप, डू व्हाइल लूप। तो इसके ऊपर एग्जांपल भी देखेंगे हम आज, और साथ में हम देखते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से रहते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या रहते हैं कि जब भी आपको आपके प्रोग्राम में अगर आपको कुछ इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या आपको आपके प्रोग्राम में कुछ आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एट दैट टाइम आपको कुछ एक ऐसा C++ का कीवर्ड है वो आपको यूज करना पड़ता है, और वो कंपाइलर वो कीवर्ड के ऊपर जंप करेगा तो उसको पर्टिकुलर समझ में आएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट में मुझे ये चीज का एज अ इनपुट लेना है और ये स्टेटमेंट में मुझे ये चीज का एज अ आउटपुट लेना है। सो if a byte flows from a device like a keyboard, a disk drive, or a network connection to the main memory, this is called as an input operation. And if byte flow from main memory to device like display screen, a printer, a disk drive, etc. is called output operation. ठीक है, तो जो भी हमको डिस्प्ले स्क्रीन में दिखने वाला वो रहेंगे हमारे आउटपुट ऑपरेशन, और जो भी हमारे मेन मेमोरी में जाने वाला है वेरिएबल्स वो रहेंगे हमारे इनपुट ऑपरेशन में आते हैं। अब तीन तरह की मेन जो इम्पोर्टेंट C++ की हेडर फाइल्स है। अब सी में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे iostream.h रहते थे, studio.h लिखते थे। ठीक है, तो C++ में हमें .h का यूज नहीं करना है, इसमें हम डायरेक्टली iostream, iomanip, ऐसे लिखेंगे। सो देखते हैं iostream किस यूज है। iostream किस यूज होता है, इट डिफाइंस द सी इन, सी आउट, CERR and clock object which correspond to the standard stream, input stream and the output stream। ठीक है, तो जब भी हमको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का परफॉर्म करना पड़ता है, तो एट दैट टाइम हम iostream हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। एंड iomanip क्या है, the file declares this file declares service useful for performing formatted IO operation with so-called parameterized stream manipulator, जिसमें set precision और set w का फंक्शन आते हैं उसमें। अब fstring क्या है, fstring मतलब this file declares service for user control file processing। सो जब भी आपको फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि फाइल को रीड करना है, फाइल को अपडेट करना है, या आपको फाइल को ओपन करना है, या फाइल को आपको ओपन करना है, ठीक है, सो एट दैट टाइम आपको एस्ट्रीम वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब है सी आउट और सी इन। सी आउट कैसे लिखते हैं हम, सी आउट लिखते हैं हम डबल टू लेस देन सिंबल से हम सी आउट को डिनोट करते हैं। सो जब भी हमें कोई आउटपुट प्रिंट करना है, सो सी आउट लेस देन, और हमें जो प्रिंट करना है वो हम डबल कोटेशन में उसको डालेंगे। हमें अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो उसको सिंपल एज इट इज वेरिएबल लिख देंगे। इसका एग्जांपल आपको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सीन में क्या करते हैं हम, ग्रेटर देन का सिंबल लेते हैं, एंड उसके आगे जो भी हमको वेरिएबल को इनपुट करना है या जो भी हमको उसमें वेरिएबल की वैल्यू लेना है यूजर से, वो वेरिएबल का नाम अब वहां पे लिखते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, ये है आपका include iostream.h। iostream.h मतलब कि इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, हर प्रोग्राम में आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो आएगा ही, इसका मतलब है कि हर एक प्रोग्राम में आपको iostream.h लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मैंने आपको बताया था कि नेमस्पेस एसटीडी मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना पड़ता है।
सो आपके हर एक प्रोग्राम में ये दो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, ये आपको डालना जरूरी है। फिर आ गए अपन मेन पे, इंट मेन। इंट मेन में क्या आया, यहाँ पे इनिशियलाइज क्या किया है, इंट आई, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया है आई, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। फिर आउटपुट स्ट्रीम में क्या की प्रिंट किया गया है, प्लीज एंटर एन इंटीजर वैल्यू। सो हमारे आउटपुट में क्या लिखाएगा, प्लीज एंटर एन इंटीजर वैल्यू। और सी आउट मतलब क्या है, ये हमारा आउटपुट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सी आउट लेस देन, और जो भी हमको हमारे आउटपुट के में प्रिंट करना है उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। फिर सीन, सीन क्या है हमारा, इनपुट ऑपरेशन के लिए। सीन में हमने किसको कॉल किया, आई, आई वेरिएबल को हमने सीन में कॉल किया, मतलब कि यूजर अब आउटपुट स्ट्रीम में आई की वैल्यू को लिखेगा। फिर वापस सी आउट में क्या प्रिंट किया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज आई, एंड फिर वापस सी आउट में प्रिंट क्या कर रहे हैं, एंड इट्स डबल इज आई इंटू टू। मतलब यहाँ यानी स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यूजर ने आई की वैल्यू डाला है उसको इंटू कर रहे हैं 2 से, और उसका आउटपुट में आएगा आई इंटू 2। सपोज आपने डाला आई की वैल्यू 2, सो आई के बजाय रिप्लेस हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। एंड फिर आपने क्या कर दिया, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों किया, क्योंकि आपने लिया इंट मेन। तो अगर आप इंट मेन लेते हो तो आपको वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है कोई भी, तो आप हमेशा रिटर्न जीरो ये वैल्यू रिटर्न करते हो अगर आपके पास कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए आपने रिटर्न जीरो प्रिंट किया, ठीक है। आप इसके बजाय इंट मेन के बजाय ना आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको इंट मेन लिखना है या वॉइड मेन लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शंस। क्या रहते हैं फंक्शंस, मतलब कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखते हैं कि वो फंक्शन को अगर कॉल करा गया कहीं से भी तो वो फंक्शन के अंदर का जो भी हम लॉजिक लिखेंगे या जो भी हम उसके अंदर प्रिंटिंग का कुछ भी जो भी हमको लिखना है वो लिखेंगे, तो वो फंक्शन के थ्रू कॉल होगा। हमें पर्टिकुलर एक एक स्टेटमेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली फंक्शन पे जंप करेगा, वहां से उसको वो पूरे फंक्शन के अंदर का जो भी बॉडी रहेगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। A function is a group of statement that together performs a task। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो कि मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन रहता ही है जो कि आपका मेन फंक्शन, मेन जिसके अंदर आप पूरी अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो। And all the most trivial programs can define additional function। इसके अलावा भी आप और भी फंक्शंस लिख सकते हैं, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि हम और कौन कौन से फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। A function declaration tells the compiler about a function name, return type and parameter। A function provides the actual body of the function। सो इसका डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। रिटर्न टाइप मतलब कि अगर आप फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर रहे हो, जैसे कि हमने ऊपर के एग्जांपल में दिखा था कि हम वहाँ पे इंटीजर मेन लिखे थे और उसके लिए हम पास क्या कर रहे थे, रिटर्न जीरो। और अगर हम वॉइड में लिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा फंक्शन का, रिटर्न टाइप वॉइड, और इसमें हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था, इंट करके हमको रिटर्न 0 ये पास करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फंक्शन के जो बॉडी के अंदर का लास्ट स्टेटमेंट था वहां पे। ठीक है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज आप एडिशन का एक प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपने एक ऐड करके एक आपने फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो 2 नंबर का, तो इंट ए इंट बी, ये क्या हो गए आपके पैरामीटर्स। ठीक है, फिर इसके अंदर आप ए प्लस बी कर रहे हो और इसको ए में स्टोर कर रहे हो और सी आउट में ए को प्रिंट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। इसको मैं कंपाइलर में प्रोग्राम करके थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले एक बार आप इसकी बेसिक कंसेप्ट देख लो कि कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, फिर इसमें आती है आपके रिटर्न टाइप फंक्शन है, पैरामीटर फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, ये है आपका एग्जाम्पल। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक इंट मैक्स मैक्स करके एक फंक्शन बना है। मैक्स का काम क्या है कि जो भी दो वैल्यू है, सपोज num1 है, इसके आगे पैरामीटर आपका num1 में आपने डाल दिया वैल्यू 20 और num2 में डाल आपने 30। तो इंट मैक्स के फंक्शन में क्या लिखा आपने कि num1 और num2 के बीच की जो भी ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो प्रिंट होंगी। तो हमारे आउटपुट में कौन सी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, num2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 30। तो इसके लिए आपने एक फंक्शन बनाया इंट मैक्स। मैक्स के बजाय आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग यू कैन गिव, कोई भी आप अपना अपने तरह से नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। पर जो ये रिटर्न टाइप है, इंटीजर, वॉइड, डबल, फ्लोट, यही आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसा नहीं डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये है आपका रिटर्न टाइप। फिर उसके आगे आगे आपका फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर हिसाब में मैक्स करके फंक्शन का नेम दिया। क्यों, बेसिकली क्या रहता है कि हम हमारे फंक्शन का नेम ऐसा देते हैं जो उसके अंदर हम पर्टिकुलर वो फंक्शन के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड वो फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट करने का ऑपरेशन, इसलिए हमने हमारे फंक्शन का नाम मैक्स दे दिया। अगर समझो आपको एडिशन करना है, सो आप अपने फंक्शन का नाम ऐड दे दो। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आप अपने फंक्शन का नाम सब कर दो। क्योंकि इससे आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम में आपको याद रहेगा कि ओके ये फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, मतलब मैंने यहाँ पे एडिशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। ये फंक्शन का नाम सब है, मतलब मैंने यहाँ पे सब ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। सो हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए, हमें याद रहने के लिए ही हम फंक्शन का नाम इजी और उसको रिलेटेड ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, मैक्स। मैक्स के अंदर उसने पैरामीटर पास किए दो, इंट num1 इंट num2। ये हो गए हमारे दो पैरामीटर इंटीजर वेरिएबल के, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगे num1 और num2 पे। ठीक है, फिर ब्रैक करली ब्रेसेस ओपन हुआ, फिर इंट रिजल्ट, मतलब अब एक हम रिजल्ट वेरिएबल भी और ले रहे हैं, जहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो वाले रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होंगे, और फिर हम वो वेरिएबल को रिटर्न करेंगे और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे इंट रिजल्ट करके एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इफ जो मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था उसके यहाँ पे यूज हो रहा है। इफ अगर हमारी नंबर 1 की वैल्यू ग्रेटर है नंबर 2 की, तो हमने नंबर 1 में क्या लिया 20, नंबर 2 में क्या लिया 30। सो अगर हमारा 20 ग्रेटर है 30 से, तो प्रिंट होना चाहिए रिजल्ट में num1, और num1 क्या है हमारा 20। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ऐसा नहीं है, सो रिजल्ट में हमारे प्रिंट होना चाहिए num2 इक्वल टू 30। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो रही है कि वो ट्रू,
नहीं हो रही क्योंकि 20-30 क्रिएटर्स नहीं है, सो हमारी इफ पार्ट ये हो नहीं रहा एग्जीक्यूट, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स पे। एल्स पे जाने के बाद उसको क्या मिला, रिजल्ट इक्वल टू num2। सो रिजल्ट इक्वल टू 30, क्योंकि उसको आंसर भी लिया कि 30 जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। और हमने फिर गए रिटर्न, रिटर्न में हमने क्या किया, रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या कर है हमारी 30। सो 30 जाके हमारी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका फंक्शन, इस तरह से चलता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, इंट मैक्स, ये सब फंक्शन है। अब वही फंक्शन को जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया, ये फंक्शन, इसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे प्रॉपरली लिखेंगे, तो ये बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट है। यहाँ पे यूजिंग नेम्स पे एसटीडीबी लिखना था, जो कि इसने लिखा नहीं है, पर अपन को लिखना है। ठीक है, फिर इंट मैक्स, ये आपने ग्लोबल फंक्शन बना लिया। ग्लोबल मतलब कि जो हम हमारे मेन के बाहर, ये हमारा मेन है ना, ये हमारा मेन है, ये मेन के बाहर अगर हम कोई चीज वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं या कोई फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, सो वो रहते हैं हमारे ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम में हर जगह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको ग्लोबल और लोकल में फर्क क्या रहेगा। देखो, सपोज आपका प्रोग्राम है include iostream.h using name space std। यहाँ पे आपने लिख दिया int max, int num1, num2, फिर यहाँ पे आ गया आपको int main, और यहाँ आ गया आपका पूरा बॉडी। और सपोज इसके बाद आपने, चलो इसमें से बता दो, हाँ ये हो गया आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब लोकल डिक्लेरेशन क्या रहेगा, हैश इंक्लूड using नेम से। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहे हो आप, लोकल वेरिएबल बना रहे हो। लोकल वेरिएबल लेने क्या करोगे आप, इंट मेन फंक्शन लिख दिए, उसके अंदर आप इंट मैक्स फंक्शन लिखोगे, एंड उसमें आप इंट num1 कॉमा num2, और फिर पूरी बॉडी रहेंगी 1। अब देखो, अब इसमें होने वाला क्या है, ये है आपका ग्लोबल, ये है आपका लोकल। ग्लोबल में क्या किया गया है, मेन फंक्शन के बाहर ही आपने आपके वेरिएबल या फंक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया। लोकल में क्या किया, आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया। ठीक है, सो अब अगर ये प्रोग्राम और समझो 1000 लाइन का होगा, और ये भी 1000 लाइन का होगा, ठीक है, और समझो 3-4 जगह, और इसमें भी 3-4 जगह आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन का यूज लग रहा है, सो ग्लोबल वेरिएबल में आप उसको इजीली डिक्लेयर कर सकते हो, उसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप वापस उसको दूसरे कोई और क्लास में जाके उसको डिक्लेयर करो, वही पर्टिकुलर फंक्शन को वही पैरामीटर से, तो वो
हो जाएगा। पर आप अगर लोकल वेरिएबल में आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, सो वो जो 3-4 जगह आपको और बाकी 1000 लाइन के कोड में और 3-4 जगह जहाँ आपको लगेगा दूसरी क्लास में, वहाँ पे आप ये इंट मैक्स इन num1 num2 ये वेरिएबल ये फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोकल है। लोकल मतलब कि इसका स्कोप ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस शुरू जहाँ से हुआ और ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रेस जहाँ पे एंड हुआ उसके अंदर तक ही लिमिटेड है, उसके अंदर ही वो रहेगा। और ग्लोबल मतलब कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो समझा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के इसमें फर्क क्या है? हेलो। Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इसमें हमारा एसिम डॉट है जो हमारी लाइन है, फिर इसमें मैक्स फंक्शन को उसने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसमें इंट ए इक्वल टू 100, इंट बी इक्वल टू 200 और इंट आरईटी मतलब कि ये आपकी रिजल्ट। फिर मैक्स फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, आरईटी इक्वल टू मैक्स ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका num1 num2। तो ए कॉमा बी बोला इसे, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 100, बी की वैल्यू क्या है आपकी 200। अब तो अब एज अपना जो जनरलाइज फॉर्मेट है फंक्शन का, उसमें क्या है, इंट num1 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा num1, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका num2। तो num1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 100, num2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी 200। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 और 200 आ गया। अब इसके बीच में वो मैक्स बताएंगे कि मैक्स क्या है, मैक्सिमम जो भी है, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे आपका 200। तो 200 वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर रिटर्न टाइप है, तो 200 रिटर्न करेगा और वो कहाँ पे स्टोर होगा आपका RET वेरिएबल में। ठीक है, फिर आप सी आउट में गए, सी आउट का काम क्या है, प्रिंट करने का। सी आउट में क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, मैक्स वैल्यू इज, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा ही। इसमें आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, आपकी आरईटी। आरईटी क्या है आपकी वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर अभी आपकी वैल्यू क्या आई 200। 200 कैसी आई, मैक्स ए कॉमा बी, मैक्स ऑफ 100 कॉमा 200, तो मैक्स क्या है 200। तो आरईटी पे आपकी 200 वैल्यू आ गई। सो मैक्स वैल्यू इज 200, ये आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अब एंड एल का मतलब क्या है, एंड एल मतलब जैसे कि हम सी में स्लैश एन लिखते थे फॉर न्यू लाइन, आउटपुट स्क्रिप्ट में हमें जब न्यू लाइन चाहिए रहता था तो हम स्लैश एन लिखते थे। सेम सी प्लस प्लस में हम स्लैश एन के साथ में एंड एल भी लिख सकते हैं फॉर प्रिंटिंग अ न्यू लाइन ऑन एन आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, फिर इसके बाद रिटर्न 0, क्योंकि इसका इंटीजर मेन है। इंट क्या है आपका, इंटीजर रिटर्न टाइप, तो इसलिए आपको 0 रिटर्न करना है। तो आपके आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, मैक्स वैल्यू इज कोलन 200। ठीक है, तो ये है आपके फंक्शन। अब फंक्शन में 3 टाइप के हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंसेस। कॉल बाय वैल्यू क्या रहती है, द मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन। Call by pointer, it copies the address of an argument into the formal parameter. Call by references, it copies the reference of an argument into the formal parameter. So in short, basically आपको जब कभी पूछा गया
इंटरव्यू के क्वेश्चन पे आपको पूछा जाता है कि फंक्शन को हम कितने टाइप से कॉल कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है हम फंक्शन को 3 टाइप से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या रहेंगे, हम हमारी वैल्यू को पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। पॉइंटर में हम क्या करेंगे, हम एड्रेस एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। और रेफरेंस में अब हम एक रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आगे के सेक्टर में है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर। कैसे इसको डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, क्या यूज है इसको, ये आगे की यूनिट में है, सो हम उसको वहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही है इसमें फिलहाल। अब ये बाकी का जो है थ्योरेटिकल पार्ट वो हम कल देखेंगे। ओप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पीओपी में फर्क क्या है, ओप्स का डेफिनेशंस क्या है, ये सब हम कल की इसमें देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सर नोट्स। हाँ, मैंने आपको आज ये नोट्स डालता हूँ, ये यूनिट के जो मैंने जितना पढ़ा है वो आपको एक क्लासरूम में आईडी शेयर करूंगा आपको ग्रुप पे, वो क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। उस पर आपके पूरे नोट्स एंड असाइनमेंट जो भी रहेंगे आपको वो उसी पे आएंगे। और जब भी आपको मैं असाइनमेंट सबमिट करने बोलूंगा तो मैं उसमें एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, आप उसमें अपने असाइनमेंट को अपलोड कर देना। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे अलग यस अलग। सर। ठीक है, एक मिनट।